हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। और ये जो प्रैक्टिस सेट आपका है इकोनॉमिक्स का है। अभी तक आपके एडमिट कार्ड का किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही किसी प्रकार का अपडेट मिलता है मैं आपको सूचित करूँगी। लगातार सामाजिक अध्ययन के चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोगों में से कोई भी नए हैं तो एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये जो आपका पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको देखिएगा, ये किस बुक को किन्होंने लिखा है, इस बुक के रचयिता कौन हैं और ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, इसके रचयिता हैं। इसको किसने लिखा है? तो ये वकील तथा ब्रह्मानंद ने इसको लिखा है। इस बुक को आप चाहें तो अलग से भी लिखकर इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ये DR गॉडगिल ने लिखा हुआ है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का हो बहू दे दिया जाए, ऊपर नीचे करके भी दिया जा सकता है। तीसरा है ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी लिखने वाले हैं दादा भाई नेरोजी, और भारत की राष्ट्रीय आय लिखने वाले हैं VKRB राव। अगर इसमें से तीन भी आपको मालूम रहेगा तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने मिलान किया। ऑप्शन आपका कूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि A का 4 हुआ है और आखिरी D का 1 हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देखेंगे। और यहाँ आप देखेंगे A का 4 और D का 1 देखे थे, ये आपका ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न आपका है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, CSO। अगला प्रश्न है आपका भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1952 ईस्वी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत में प्रारंभ की गई थी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ईस्वी में की गई थी। प्रश्न आपको मैक्सिमम भारत और बिहार से पूछे जाएंगे। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में की गई थी। राजस्थान में तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के बाड़मेर में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियम केंद्र सीडडैक, यानी कि ये जो सीडडैक है इसका मतलब यहाँ पर आपका हो गया दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनियम केंद्र। इसका सीडडैक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, साउथ इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डाटा एक्सचेंज सेंटर। तो आप इसको फुल फॉर्म के तौर पर भी याद कर सकते हैं और इसके तौर पर भी याद कर सकते हैं कि ये जो सीडडैक की योजना है ये किसकी योजना है। तो ऑप्शन में आप जिस तरह से देख रहे हैं, सार्क है, एशियान है, G7, G15, जी शिखर सम्मेलन आप लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़े होंगे तो फ्रंट पेज पर रहता है। तो जी शिखर सम्मेलन, तो कमा शिखर सम्मेलन है, तो G7, G15, इसका आंसर G15 आपका होगा। सागर ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की 2000 मेगावाट की प्रस्तावित विद्युत परियोजना है? यानी कि एक राज्य ऐसा भारत में है जिस राज्य की जो प्रस्तावित विद्युत परियोजना है वो 2000 मेगावाट है, और ये राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका अनुसूचित बैंक से अभिप्राय किन बैंकों से है? यानी कि अनुसूचित बैंक किसको कहेंगे? जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है? नहीं। जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है? ये भी नहीं। जिनका मुख्यालय विदेशों में है? इसको भी अनुसूचित बैंक नहीं कहेंगे। अनुसूचित बैंक कहेंगे जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इसे ही अनुसूचित बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? यानी कि आयात आप समझ रहे हैं, आयात और निर्यात। अगर भारत से कोई चीज़ बाहर जा रहा है तो निर्यात हो गया, भारत में किसी चीज़ को लाया जा रहा है तो आयात हो गया। लेकिन कुछ ऐसे उर्वरक हैं जो कि भारत में बिल्कुल भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, तो उसका पूर्णतः आयात होता है। यानी कि भारत पूर्णतः आयात पर निर्भर करता है। तो इसमें से कौन सा उर्वरक है? तो महत्वपूर्ण आपका है पोटेशिक। ये उर्वरक भारत में बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल आयात पर ही निर्भर करता है भारत पोटेशिक उर्वरक के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पूंजी निर्माण की दर निम्न दर धन एवं आय के वितरण में समानता और यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव। और प्रश्न यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा। आपको प्रश्नों के पूछे गए प्रकार से आप अवगत हो जाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ये प्रैक्टिस सेट आपको रूबरू करवाता है, आपको अवगत करवाता है। ये देखेंगे आप
यहाँ से प्रश्न शुरू किया और डायरेक्ट देखिए किस तरह से 4 कोटेशन 4 लाइन दे दिया है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, धन एवं आय में वितरण में समानता और यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव। अब नीचे लाइन दिया है, क्या समझना है इस चारों में, तो उपरोक्त में से कौन से लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका ये तो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत के लक्षण हैं, लेकिन पूर्णतः ऐसी अगर कृषि भारत की होती तो कृषि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी निर्माण की निम्न दर, ये भी सही है। धन एवं आय के वितरण में समानता, ये बिल्कुल गलत है। आय जो भी आमदनी है और जो धन बांटा जाता है उसमें समानता, ऐसा बिल्कुल भी भारत में नहीं है। ये जो आपका है यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव, ये भी सही है। तो आपका हो गया 10 का बी। अब प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि एक ही आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है, यानी कि एक ही कूट दिया गया है। तो ये प्रश्न देखेंगे, यहाँ से आपके शुरू हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सब में अलग अलग निर्देश हैं, लेकिन कूट इसी 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है। और ये सब अगर आप देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। प्रश्न पर आते हैं। 11 का ए प्रश्न देखेंगे। कथन ए है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। ये बिल्कुल सही है, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और हम लोगों ने इसे पढ़ा है। और आर जो है आपका, ये कह रहा है भारत सरकार ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक तथा निजी दोनों महत्व को पहचाना है। भारत सरकार ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी दोनों के महत्व को पहचाना है। तो ये भी आपका सही है। अब क्या होता है कि इसका स्पष्टीकरण क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जो टैलेंटेड है उनके लिए नहीं है, जो नहीं समय दे पाती हैं पढ़ने में, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जैसे ए में आपका दिया है, राम ने गहनों की चोरी की या राम ने पैसों की चोरी की। बी में है, क्योंकि राम को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, या फिर राम की माँ बीमार थी, या फिर राम को अर्थ का अभाव था, गरीबी थी। तो ये एक कारण है और इसका ये स्पष्टीकरण है, इसीलिए राम ने ये काम किया। लेकिन ये दोनों सही है, तो आंसर जो होगा आपका, ये देखेंगे ए और आर दोनों सही है। और ए का सही स्पष्टीकरण, और भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है, और इसका ये कारण जो दिया हुआ है इसीलिए कही जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों ही महत्व को पहचाना जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इसका स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए और आर दोनों सही है, इसमें भी है दोनों सही है। इसमें है कि एक स्पष्टीकरण नहीं है और एक है, लेकिन अभी जो हमने 11 नंबर देखा उसमें आर जो है एक का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर आपका 11 का ए हो जाएगा। इसी तरह से 12 आप देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई। ये एक आपका कथन दिया हुआ है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है। आय तो हुई, राष्ट्रीय आय तो हुई स्वतंत्रता के बाद, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति के आय के स्तर को देखा गया तो उसमें कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। दूसरा जो है, अभी भी भारतीय जनता का लगभग 40% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ये गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है गरीबी रेखा के बारे में, आपने इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया है। आप लोग जरा सा पीछे जाइएगा, थोड़ा सा पीछे के नोट्स को देखिएगा, तो उसमें मैंने क्लियर किया है। यहाँ पर उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बता दिया उसमें समय नहीं लगाना है कि भारत में 1973 ईस्वी में गरीबी रेखा लगभग 55% थी। 1973 ईस्वी की बात है। फिर 93 में 36% हो गई थी और 2000 में 26%, और यहाँ पर 40% कहा जा रहा है, जो कि गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर में आप देखेंगे क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पर हो गया आपका सी नंबर। और फिर 13 नंबर पे आप आएंगे, कथन ए है आपका, भारत में अंग्रेजी पूंजीपति औद्योगिकरण के विरोधी थे। तो ये सही है, ये विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ केवल वही उद्योग स्थापित किए जिनकी स्थापना यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से जरूरी थी। ये इसका एक सच में स्पष्टीकरण है। तो ये हो गया आपका ए, 13 का ए हो गया। और आखिरी इस तरह के कूट वाले प्रश्न में देखेंगे कि भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी अल्प विकसित है, और ये भी सही है, सच में अल्प विकसित है। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ही अल्प क्रिया है। तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है
भारत के कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग करना नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका दोहन होता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है। तो ये दोनों ये सही है, इसका स्पष्टीकरण ये है। तो इस प्रकार 14 नंबर के प्रश्नों का भी उत्तर आपका ए आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े सर्वप्रथम किसने दिए थे? और सर्वप्रथम वाला प्रश्न जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो ये दादा भाई नेरोजी ने दिया था। दादा भाई नेरोजी के अनुसार संपत्ति के निकास में क्या क्या सम्मिलित है? भारत में ब्रिटिश निवेश पर ब्याज नहीं, आयात पर निर्यात का अधिक नहीं, गृह खर्च नहीं। भारत एक बार फिर से प्रश्नों को समझिएगा, मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हूँ। दादा भाई नेरोजी के अनुसार संपत्ति के निकास में क्या क्या सम्मिलित है? संपत्ति के निकास में यानी संपत्ति की जो निकास होती है किस किस कारण से, यह संपत्ति की जो निकास हुई है, क्योंकि ये दादा भाई नेरोजी के ज़माने की बात है। तो भारत में ब्रिटिश निवेश पर ब्याज, ये सही था। ब्रिटिश का जो निवेश होता था उस पर काफ़ी ब्याज होता था, इसीलिए जो संपत्ति थी उसकी निकास होती थी। आयात पर निर्यात का आधिक्य, ये भी सही है। जो आयात होता था उसके अनुसार क्या क्या निर्यात किया जा रहा है भारत से, उसके अनुसार ही आयात होता था। गृह खर्च भी अधिक होता था और भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में लिए गए ऋणों पर ब्याज, ब्रिटेन में कोई अगर ऋण लिया है तो भारत सरकार उससे ब्याज लेते थे। भारत सरकार जो अंग्रेज भारत सरकार थे, तो सब लगभग सही है। तो उपयुक्त सभी हो गया आपका। और नीचे प्रश्न देखेंगे, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक थी? देखिए आपका ऑप्शन वही है, आपने देखा कि ये भारत में अधिक पूर्णतः इसका आयात होता है पोटेशिक का, लेकिन यहाँ प्रश्न है आपका कि किस रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक थी। ये देखेंगे, ये रासायनिक उर्वरक के 2 प्रश्न आपने देखा, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। तो नाइट्रोजनी का अधिक खर्च होता है भारत में और पोटेशिक पूर्णतः आयात पर ही निर्भर करता है भारत में। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रकों के योगदान का कौन सा एक अवरोही क्रम है? यानी जीडीपी की बात है और अवरोही क्रम, घटते क्रम में सबसे पहले क्या है जीडीपी के मामले में, उसके बाद कौन सा है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, याद भी होगा। पहले सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। ये जीडीपी के भिन्न क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है। अगर इसको आरोही क्रम में पूछ दे तो पहले होगा कृषि, फिर होगा उद्योग, फिर होगा सेवा। अगला देखेंगे आप, सूची 1 और 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन करिए। देखिए ये आपने किस में पढ़ा है? कृषि टॉपिक जो एनसीईआरटी बुक में ज्योग्राफी में है, उसमें आपने एक्वाकल्चर, फेरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर पढ़ा है। सेरिकल्चर से आपको याद होगा, सबसे पहले सेरिकल्चर जो समझ में आए, पहले जो पता हो उसी को पहले टच करना चाहिए। तो सेरिकल्चर से तुरंत आपको याद आ जाएगा। विटीकल्चर से आपको अंगूर की खेती याद आ जाएगी विटीकल्चर से, और फेरिकल्चर से आपको ये पुष्प की खेती याद आ जाएगी। 2 हो गया। और एक्वाकल्चर जो आपका है, ये एक्वाकल्चर है आपका मत्स्य से, तो बचा क्या आपका फेरिकल्चर जो कि रेशम से है। तो आपका इस तरह से कौन सा हो गया? तो आपको ऑप्शन में अब आ जाना है 1 का 4, इसमें भी है, इसमें भी है, ए में और डी में। तो अब रुकना है आपको। फिर आपका बी का आपका हो गया था 1, तो बी का 1 किस में है? बी का आपका हो गया था 3, तो बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। देखेंगे आप कितना कंफ्यूज करने वाली बात है। ये दोनों सही मिला है। सी जो था आपका सेरिकल्चर, ये आपका था 1, यानी कि रेशम कीट का जो खेती होती है। सी का 1 अब देखना यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, तो आपका ये हो जाएगा। और डी का 4। अगला है आपका 193वें सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सर्वाधिक राशि किस देश पर बकाया है? तो ये है आपका अमेरिका। और भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सबसे अधिक है? महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय बैंक की शाखाएं जो कि विदेशों में है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक है? तो ये है आपका यूके। यहाँ पर भारतीय बैंकों की शाखाएं सबसे अधिक है। सागर नाम से एक बड़े बंदरगाह की स्थापना की योजना है, और ये बंदरगाह किस राज्य में होगा? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में आपने 2 प्रश्नों को देखा है। 2000 मेगावाट बिजली के बारे में आपने देखा, और अभी यहाँ पर आप बंदरगाह के बारे में देख रहे हैं। सागर नाम के बंदरगाह की एक योजना है पश्चिम बंगाल में। और असम में कोबरा नदी के एक प्रखंड को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में मान्यता देने का फैसला सरकार ने अगस्त 2013 में किया था।
असम में काबरा नदी के एक प्रखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग, अब ये भी पूछा जा सकता है अगस्त 2013 में किस राज्य के किस नदी को प्रखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता देने का सरकार ने फैसला की थी। तो दोनों तरह की बातों को याद रखना है, लेकिन ये प्रश्न दूसरे तरीके का है। अगर ये मान्यता प्राप्त हो जाती है तो इसे मिलाकर राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी आपकी संख्या 6। अगला प्रश्न है आपका, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक है? कर मीन्स टैक्स, तो ये है आपका प्रगतिशील कर। समाज में अगर धन वितरण की जो असमानता है उसको अगर हम कम करना चाहें। और आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया औद्योगिक वित्त निगम, नहीं, नाबार्ड। ये जो नाबार्ड है ये एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। और 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक नियोजन की उपलब्धि है कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति, ये भी जो है कूट वाला है, इसको समझ लेना है। उसके बाद दूसरा है आधारित संरचना का विकास तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि। अभी इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया, बस इस 2 लाइन को आपको याद रखना है। आर्थिक नियोजन की जो उपलब्धि है कृषि में संस्थागत सुधार तथा हरित क्रांति। आर्थिक नियोजन की उपलब्धि इसीलिए है कृषि में सुधार हो, हरित क्रांति और आधारित संरचना का विकास तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि। अब हम लोग नीचे जाएंगे ऑप्शन की तरफ और देखेंगे उसमें कौन सा सही है। 1 सही है, 2 सही है। तो जब आपको ऑप्शन वाले पेज पर लेकर जाएंगे तो ये आप देख नहीं पाएंगे, तो हम आपको यहीं पर इसका आंसर बताएंगे कि इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, ये दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन में आपका जो भी ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों सही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राव मनमोहन मॉडल कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है और इस मॉडल में पूंजी साधन ढांचे की कल्पना की गई है और उसके रोजगार क्षमता बढ़ाने के बारे में गंभीर संदेह है। तो मैंने अभी तक आपको 9th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, जिसमें राव मनमोहन मॉडल का कोई चर्चा हमने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है। हो सकता है ये 10th का होगा और मैंने बहुत पहले पढ़ा है जो कि विस्मृत हो गया है, तो इस पर मैं आपको डिटेल समझा नहीं पाऊँगी। और पीछे जितना भी हम लोग देख रहे हैं ये पढ़ाया है, कोई टॉपिक हिस्ट्री का है, कोई आपका इकोनॉमिक्स का, कोई ज्योग्राफी का, जिस तरह के आप लोग भी अवगत हैं। तो ये कन्फ्यूजन वाला है, इसमें मेरी पकड़ इस प्रश्न पर नहीं है। आप लोगों को अगर पकड़ है तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद करिएगा, ऑप्शन सब कुछ आपके सामने में है। तो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? ये जो स्कीम है गोल्डन हैंड शेक स्कीम, तो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से ये संबंधित है। भारतीय कंपनी ने विदेश में जो संयुक्त उपक्रम है उसकी स्थापना से संबंधित इस स्कीम को चलाया है। और अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम है? यानी किस समझौता का, किस सम्मेलन का? तो इसका आपका आंसर है, आप लोग जानते हैं ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें ये IMF की स्थापना की गई थी। और 30 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है आपका साक्षरता दर किस राज्य में? तो ये है आपका राजस्थान। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखते हैं, उसके बाद बाकी बचे प्रश्नों को हम लोग अगले चैप्टर में देख लेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और लाभ तो है ही, इन सब चीज़ों को पढ़ने से कोई हानि नहीं है। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए क्या कुछ हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।